हाय एवरीवन। फ़ैन में कंडेंसर क्यों लगाते हैं और यदि फ़ैन में कंडेंसर नहीं लगाएंगे तो फ़ैन चलेगा या नहीं चलेगा, या फ़ैन का जब कंडेंसर ख़राब हो जाता है तो फ़ैन की स्पीड कम क्यों हो जाती है और नया कंडेंसर क्यों लगाया जाता है। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि फ़ैन में अगर कंडेंसर नहीं लगाएंगे तो फ़ैन क्यों नहीं चलता है। और आज जो हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं, ऐसा बहुत कम लोग जानते हैं कि क्यों फ़ैन में कंडेंसर लगाते हैं। जनरली कंडेंसर को कहा जाता है कि वह फ़ैन के लिए स्टार्टर का काम करता है। ये सही बात है कि स्टार्टर के लिए काम करता है, लेकिन एक्चुअली में रीज़न जानेंगे कि क्यों जो है फ़ैन में कंडेंसर लगाना ज़रूरी है। कंडेंसर का मतलब कैपेसिटर लगाना ज़रूरी है, और नहीं लगाएंगे तो क्यों नहीं फ़ैन चलेगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि फ़ैन जो होता है उसको ऑपरेट करने के लिए एसी पावर सप्लाई दी जाती है। एसी वोल्टेज पर ऑपरेट करेगा फ़ैन। एसी फ़ैन, डीसी फ़ैन भी होता है, डीसी फ़ैन के लिए डीसी वोल्टेज चाहिए, लेकिन हम एसी फ़ैन की बात करेंगे कि एसी फ़ैन में क्यों कंडेंसर लगाएंगे। तो ये जो एसी पावर सप्लाई होती है, इस एसी पावर सप्लाई का जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू यानी कि तात्क्षणिक इसका पावर मान अगर निकाला जाए कि कितना होता है, तो इंस्टेंटेनियस पावर ऑफ एसी सप्लाई का इंस्टेंटेनियस अगर पावर कैलकुलेट किया जाए तो इसका इंस्टेंटेनियस पावर होता है पीटी इक्वल टू अप्लाइड वोल्टेज, यानी जितना वोल्टेज एसी के रूप में दिया जा रहा है, यदि वोल्टेज को मान लिया जाए वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो वोल्टेज इंटू इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू होगी आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस 5। ये हो जाएगा करंट की वैल्यू, क्योंकि अगर एसी वोल्टेज के रूप में अगर वोल्टेज अप्लाई किया जा रहा है वी नॉट साइन ओमेगा टी वैल्यू का, तो करंट का मान होगा आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस 5, जहाँ 5 यह बताता है कि एसी वोल्टेज से एसी करंट जो होती है वह 5 एंगल पर लीड या लैग करती है, यानी करंट का मान वोल्टेज से 5 कोण आगे या पीछे रहता है। क्योंकि जो वायर होता है, इस वायर में एल, सी और आर यानी कि इंडक्टेंस का भी इफेक्ट होता है, कैपेसिटेंस का भी इफेक्ट होता है और प्रतिरोध भी इसमें होता है। तो एल सी आर पैरामीटर्स किसी भी वायर में होने के कारण, चाहे वो कॉपर का वायर हो चाहे वो एल्युमिनियम का वायर हो, इसमें एलसी की वजह से जो प्रत्यावर्ती धारा होती है एसी करंट, वह एसी वोल्टेज से 5 कोण पर लीड या लैग करने लगता है। तो इंडक्टर की वजह से इसमें जो करंट होगी वो π/2 यानी कि 90 डिग्री करंट का मान लैग करने लगती है। जबकि अगर केवल कैपेसिटेंस का इफेक्ट हो अगर पूरे वायर में, तो उस समय प्रत्यावर्ती जो धारा होगी करंट, इसकी वोल्टेज से π/2 यानी 90 डिग्री पर लीड करने लगती है। यानी करंट का मान कैपेसिटेंस के इफेक्ट में 90 डिग्री आगे रहती है वोल्टेज से, और इंडक्टेंस का इफेक्ट होने पर जो धारा होती है वो वोल्टेज से 90 डिग्री पर लैग करती है। परंतु किसी भी वायर में एल सी आर तीनों चीज़ें होती हैं, तीनों पैरामीटर्स होते हैं, जिसकी वजह से इनका जो रिजल्टेंट लीड लैगिंग जो वैल्यू आती है वो किसी अदर एंगल 5 पर आ जाता है, जहाँ इस 5 का मान दोनों की इम्पिडेंस वैल्यू पर डिपेंडेंट हो जाती है कि किसका इम्पिडेंस ज़्यादा है। अगर एक्सेल का, इंडक्टर का इम्पिडेंस एक्सेल ज़्यादा है कैपेसिटर की प्रतिरोध से एक्सी से, तो इस परिपथ में इंडक्टेंस का इफेक्ट ज़्यादा होता है। तो इस समय धारा जो होगी वह लैग करने लगेगी किसी 5 कोण पर। जबकि अगर एक्सी का मान यानी कैपेसिटर के प्रतिरोध का मान अगर ज़्यादा होगा इंडक्टर के प्रतिरोध से एक्सेल से, तो उस समय जो है कैपेसिटेंस का इफेक्ट अधिक होने की वजह से जो प्रत्यावर्ती धारा है वो वोल्टेज से किसी अदर एंगल 5 कोण पर लीड करने लगती है। तो इस प्रकार किसी भी वायर में एल सी आर तीनों का इफेक्ट होने की वजह से 5 कोण पर करंट लीड या लैग करने लगती है। तो अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करें, क्योंकि पावर बराबर होता है वोल्टेज इंटू करंट, तो वोल्टेज इंटू करंट का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इंस्टेंटेनियस पावर निकल जाएगी पावर सप्लाई की। तो इस अगर इक्वेशन को अगर सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू जो होती है स्टैंडर्ड, वो आती है वी नॉट आई नॉट अपॉन 2 कॉस 5 माइनस वी नॉट आई नॉट अपॉन 2 कॉस ओमेगा टी माइनस 5 या प्लस माइनस 5। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो इंस्टेंटेनियस पावर दी जाती है किसी भी पावर सप्लाई द्वारा किसी भी एसी लोड को, उसकी वैल्यू ये होती है। तो इस एसी पावर सप्लाई का एवरेज अगर वैल्यू निकालें कि औसत पावर कितनी जाती है किसी भी लोड को, तो इसका एवरेज जो मान हो जाएगा, एवरेज वैल्यू ऑफ एसी सप्लाई टू एनी लोड, इसकी अगर वैल्यू को कैलकुलेट करें तो पावर ऑफ एवरेज हो जाएगा इज इक्वल टू हो जाएगा एवरेज ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर, यानी जो तात्क्षणिक पावर है उसका एवरेज निकालेंगे
तो इनका एवरेज निकालेंगे। तो चूँकि इंस्टेंटेनियस पावर में ये जो फर्स्ट पैरामीटर है, यह पैरामीटर टाइम पर डिपेंडेंट नहीं है, यानी यह कांस्टेंट होगा, और यह पैरामीटर टाइम पर डिपेंडेंट है। और इसका जब एवरेज वैल्यू निकालेंगे तो इसका एवरेज वैल्यू 0 आता है। आप लोग इसको निकाल सकते हैं। तो इसका एवरेज वैल्यू निकालने पर इसका मान 0 आता है, और इसकी वैल्यू जो है इसमें टाइम डिपेंडेंट ना होने से यह कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसका एवरेज पावर हो जाएगा, यही वैल्यू आएगी V0 I0/2 cos फाई के बराबर। तो इस प्रकार किसी भी AC पावर सप्लाई का जो एवरेज पावर होता है वो V0 I0/2 cos फाई होता है, या इसको हम लोग लिख सकते हैं V0/2 √2 इंटू I0/√2 और इंटू cos फाई। तो ये वैल्यू हो जाएगी VRMS रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज इंटू करंट का रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, और इंटू हो जाएगा cos फाई। तो एवरेज पावर का जो एक्चुअल फॉर्मूला होता है वो ये होता है। तो अगर किसी भी वायर में अगर केवल R का इफेक्ट हो, प्रतिरोध का इफेक्ट हो, जबकि किसी भी वायर में L, R, C तीनों पैरामीटर्स होते हैं, तो केवल R का इफेक्ट होने पर यहाँ पर जो फाई का मान हो जाता है, फाई का मान वो 0 डिग्री फेज में होता है, क्योंकि किसी भी R का इफेक्ट होने पर किसी भी परिपथ में धारा और वोल्टेज के बीच का जो कालांतर है, फेज डिफरेंस है, वो 0 होता है, जिसके कारण R का इफेक्ट होने पर cos फाई का मान 0 रखने पर 1 हो जाएगा। तो उस समय जो है उस परिपथ में मैक्सिमम पावर जाती भी है और मैक्सिमम पावर वो लॉस भी करता है। लेकिन अगर परिपथ में इंडक्टर या कैपेसिटर का अगर इफेक्ट है तो उसकी वजह से फाई का कोई ना कोई वैल्यू आती है, और इस वैल्यू के कारण जो होगा जो उसका एवरेज पावर होता है वो कम हो जाता है, यानी उस लोड को कम पावर मिलती है। फॉर एग्जाम्पल के रूप में अगर हम देखें कि फ़ैन में अगर कंडेंसर नहीं लगाएंगे, अगर फ़ैन में कोई कंडेंसर नहीं लगेगा तो क्या होगा, क्योंकि फ़ैन का जो वाइंडिंग होता है वह कॉइल से होता है, कॉपर के वायर से होता है, और कॉपर के वायर का जो वाइंडिंग होता है यह इंडक्टेंस यानी इंडक्टेंस इसमें जनरेट करता है, यानी कि फ़ैन के जो वाइंडिंग होती है उसमें प्रेरकत्व इंडक्टेंस का मान होता है। और केवल इंडक्टेंस का वैल्यू होने के कारण अगर फ़ैन में कंडेंसर नहीं लगाएंगे तो इंडक्टेंस के इफेक्ट होने की वजह से फाई का जो मान आएगा वो 90 डिग्री लैग आएगा, यानी कि इसकी जो करंट होगी, इस फैन में जो पावर सप्लाई दी जाएगी AC पावर सप्लाई, और इस AC पावर सप्लाई का जो करंट फ्लो होगा इसके वोल्टेज से 90 डिग्री यानी कि π/2 वैल्यू ये लैग करेगा। लैग का मतलब है कि करंट जो होगी वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे रहेगी। जब 90 डिग्री पीछे रहेगी तो यहाँ फाई का मान π/2 या 90 डिग्री रखने पर cos फाई का मान 0 हो जाएगा, यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी VRMS इंटू IRMS इंटू cos 90 डिग्री अगर रखेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी cos 90 का मान 0 होने से पूरा एवरेज पावर 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि फ़ैन का जो वाइंडिंग है, जो जिसमें कॉइल है, इसमें जो पावर जा रही है AC सप्लाई की वो बहुत ही कम जाएगी या लगभग नहीं जाएगी, और फ़ैन बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो अगर फ़ैन में कंडेंसर नहीं लगाएंगे तो फैन के वाइंडिंग के इंडक्टेंस यानी प्रेरकत्व के कारण इसमें जो जाने वाली धारा है इसके वोल्टेज से 90 डिग्री लैग यानी पीछे होने के कारण इस फैन को मिलने वाली एवरेज पावर जो होती है उसका मान 0 हो जाता है, जिससे फैन बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो यही वजह है कि अगर फैन में कंडेंसर नहीं लगेगा तो फैन बिल्कुल भी नहीं चलता है। उसके लिए हमें इसके डायनामो को घुमाना पड़ता है, और रोटेट कराएंगे तो ये स्पीड थोड़ा सा स्पीड पकड़ लेता है और चलने लगता है। लेकिन अगर इसमें कंडेंसर लगाएंगे तो कंडेंसर का मतलब होता है C यानी कैपेसिटर, यानी कैपेसिटर अगर लगाएंगे तो कैपेसिटर लगाने पर अगर परिपथ में केवल कैपेसिटर के लिए देखें कि अगर किसी परिपथ में केवल कैपेसिटर है तो कैपेसिटर की वजह से उसके फाई का मान जो फेज एंगल होता है वो प्लस π/2 होता है, यानी कि 90 डिग्री जो है इसकी धारा जो होती है इसके वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करती है। तो इन दोनों का अगर फेजर डायग्राम देखें तो थोड़ा सा और समझ में आएगा। तो फैन में अगर कंडेंसर नहीं लगा है तो फैन में केवल वाइंडिंग होने के कारण, इंडक्टेंस होने के कारण इस फैन को मिलने वाली जो वोल्टेज है यानी जो सप्लाई, इसको जो सप्लाई वोल्टेज दी जा रही है, इस वोल्टेज से इसमें फ्लो होने वाली जो करंट होगी IL या करंट इंडक्टर की, वह IL करंट इसकी वोल्टेज से 90 डिग्री ये लैग कर जाती है, पीछे हो जाती है, जिससे ये जो फाई का मान होता है, और इस फाई का मान अगर 90 डिग्री रखते हैं तो इसका मान 0 हो जाता है, जिससे इसको मिलने वाला जो एवरेज पावर होगा 90 डिग्री रखने पर इसका मान 0 हो जाएगा, जिससे फ़ैन को जो है एवरेज जो पावर मिलती है वह 0 मिलती है, और 0 मिलने के कारण फ़ैन बिल्कुल भी नहीं चलता है। लेकिन अगर फ़ैन में लगा दें कंडेंसर यानी कि विथ कंडेंसर, अगर कोई फ़ैन है अगर उसमें कंडेंसर लगा देते हैं तो कंडेंसर का मतलब होता है कैपेसिटेंस, यानी कैपेसिटर, एक कैपेसिटर जब लगा देंगे उसमें तो कैपेसिटेंस के इफेक्ट के कारण उसमें जो जाने वाली वोल्टेज है AC वोल्टेज, और इस वोल्टेज से जो इसमें धारा बहने वाली है
करंट वह इस वोल्टेज से 90 डिग्री लीड कर जाती है। तो केवल कैपेसिटेंस का इफेक्ट होने के कारण किसी परिपथ में इसकी धारा, इसमें बहने वाली धारा IC इसकी वोल्टेज यानी VC के कंपैरिजन में 90 डिग्री आगे रहती है, लीड करती है। तो जब इस फैन में अगर कंडेंसर लगा देंगे तो फैन के वाइंडिंग यानी इंडक्टेंस के कारण इसकी धारा 90 डिग्री लैग कर रही थी, जिससे इसको मिलने वाला पावर शून्य था, 0 था। और जैसे ही इसमें कंडेंसर लगा देंगे तो यह करंट को जो है 90 डिग्री अप करेगा, यानी कि लीड कराएगा। तो इसका अगर रिजल्टेंट इफेक्ट देखें तो फैन में अगर कंडेंसर नहीं लगा है तो इसको दी जाने वाली वोल्टेज से इसमें धारा जो होगी करंट वह 90 डिग्री लैग करना चाहेगी पीछे की तरफ, लेकिन जैसे ही इसमें कंडेंसर लगा देंगे तो कंडेंसर से ये करंट जो होगी 90 डिग्री ये अप यानी कि लीड करना चाहेगी। कंडेंसर के इफेक्ट से, कैपेसिटर के इफेक्ट से करंट 90 डिग्री लीड करती है। तो रिजल्टेंट जो करंट होगी वह ना तो लैग कर पाएगी ना तो लीड कर पाएगी। अगर एवरेज या आइडियल माने तो ये करंट फिर से जो नीचे आ रही थी ये इसी वोल्टेज के फेज में हो जाएगी। तो करंट और वोल्टेज का जो फेज एंगल हो जाएगा वो लगभग 0 हो जाएगा। तो अगर इसके फेज एंगल को एग्जैक्ट अगर 0 मान ले तो यहाँ पर जो cos फाई की जो वैल्यू निकालेंगे यानी cos 0 अंश का मान, इसका मान 1 हो जाएगा। और उस केस में इस फैन को मिलने वाला जो एवरेज पावर होगा VRMS इंटू IRMS इंटू cos, फेज एंगल 0 रखेंगे तो इसका मान आ जाएगा VRMS इंटू IRMS। यानी इस केस में जो फैन को मिलने वाला पावर होगा वह वोल्टेज और करंट के RMS वैल्यू के मल्टीप्लिकेशन के बराबर हो जाएगा और फैन को एक प्रॉपर पावर मिलने लगेगी जिससे फैन चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो यही वजह है कि अगर फैन में कंडेंसर नहीं लगाएंगे तो फैन नहीं चलता है, इसके लिए इसे घुमाना पड़ता है। लेकिन कंडेंसर अगर ख़राब होता है यानी कंडेंसर की कैपेसिटेंस वैल्यू C का मान अगर कम होगा तो भी जो है फैन में ये प्रॉब्लम आती है कि फैन की स्पीड कम हो जाती है। तो इसके लिए जो होगा एक अच्छे क्वालिटी का या नया एक कंडेंसर इसमें लगाना पड़ता है, क्योंकि नया कंडेंसर लगाने से इसका C वैल्यू काफ़ी अच्छा होता है। और कंडेंसर जब खराब होता है तो इसका कैपेसिटेंस वैल्यू कम हो जाता है। तो कैपेसिटेंस की वैल्यू कम होने से भी जो है इस परिपथ में इंडक्टेंस का इफेक्ट ज़्यादा होने से करंट जो होगी वो 90 डिग्री लैग करने लगेगी या 90 डिग्री की तरफ जाने लगेगी, जिससे पावर इसको मिलने वाला जो होगा बहुत ही कम हो जाएगा, जिससे फैन की स्पीड कम हो जाती है। और जैसे ही कोई नया कंडेंसर या कैपेसिटर इसमें लगा देते हैं तो यह कंडेंसर जो होगा इस करंट को जो लैग कर रही थी उसको फिर से वापस लीड करा करके वोल्टेज के फेज में ला देता है, जिससे फैन को मिलने वाला जो एवरेज पावर होगा वह VRMS इंटू IRMS के बराबर होने के कारण फैन को मैक्सिमम पावर मिलेगी और जिससे फैन की स्पीड बढ़ जाती है। तो फ्रेंड्स यही वजह है कि फ़ैन में कंडेंसर क्यों लगाते हैं और कंडेंसर नहीं लगाएंगे तो फ़ैन क्यों नहीं चलेगा। थैंक यू।